हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो हम पढ़ रहे थे बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 5। तो आज हम पढ़ेंगे उसी बायोट-सावर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर के बजाय सर्कुलर, हमारे पास एक लूप हो, सर्कुलर एक वायर ले रखा हो तो, ठीक है, उसके सेंटर पे। तो एप्लीकेशन नंबर सेकंड है उसी की, बायोट-सावर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या है बेटा सेकंड एप्लीकेशन? मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular current carrying कर लेना, current carrying circular loop, circular loop किसका? ऑफ वायर का। ठीक है, एक वायर का लूप बना रखो, या कोयल कह सकते हैं, और एक कोयल के सेंटर पे या कोई भी एक वायर का एक सर्कुलर लूप बना लिया, उसके सेंटर पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब कैसे? आप कोई भी लूप, किसी भी प्लेन का लूप ले सकते हो। तो हमने मान लो ये एक लूप ले लिया, ठीक है, तो इस लूप का, इस लूप में करंट कर दो, आई करंट है, उसके सेंटर पे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले कि छोटा सा एक एलिमेंट मानेंगे हम, एक करंट एलिमेंट, कहीं भी जहां आपका मन करे वहां करंट एलिमेंट मान लेना। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पे मैंने एक छोटा सा करंट, इसी का करंट एलिमेंट किसका होता है? ये जो वायर है, जो लूप है, इसी लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट, करंट का छोटा सा एक एलिमेंट। तो हमने ये मान जैसे ये, ठीक है, ये वाला, ये जो करंट एलिमेंट कहलाएगा, ये करंट एलिमेंट क्या कहलाएगा बेटा? दिस इज आई डीएल। ठीक है, अच्छा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट, ये उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है। कर लिए भाई। दूसरी बात, इस करंट एलिमेंट से जहां हम निकालते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या मानते हैं हम? P। और उस करंट एलिमेंट से जो आप डिस्टेंस मानते हो हम क्या मानते हैं? वैसे R। तो इस करंट एलिमेंट से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? R। ये R होगी, क्लियर? और R ही इस एक तरह से इस लूप की रेडियस भी है या नहीं है? भाई, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाते हैं, हम डायरेक्शन निकालते हैं। पहले डायरेक्शन क्या है बताओ? कौन सा प्लेन है? एक्स वाई, मींस इसी बोर्ड के प्लेन में है। तो एक्स वाई के अलोंग अब कर्ल, यानी हमारे पास क्या सर्कुलर है, तो सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड कौन रिप्रेजेंट करेगा? करंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इसमें कर्ल जो हमारे पास करंट है, सर्कुलर करंट है, तो अंगूठा तो होगा नहीं, सर्कुलर कौन होंगी? फिंगर्स। तो कर्लिंग फिंगर्स करंट को दिखाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर कॉन्सेप्ट पढ़ना, जो मैंने डायरेक्शन समझा था उसमें। तो अगर करंट सर्कुलर हो तो फिंगर्स क्या होगी? करंट होगी। और जो अंगूठा है किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पर्टिकुलर कहां? सेंटर पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ही स्ट्रेट होती है, ओनली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। तो यहां पे ये लाइन जाएगी, और जो कि कहां होगी? आउटवर्ड। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दिस इज डॉट एंड सर्कल, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी लूप का एक टेंजेंट, ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? 90। इसका मतलब इसके साथ आईडीएल का और इस आर का अगर मैं उसका पोजीशन वेक्टर मान लूं, तो इसमें और इसमें कितना एंगल हुआ? इन दोनों में एंगल आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, फ्रॉम द बायोट-सावर्ट्स लॉ बताओ क्या था? फ्रॉम द बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या था फॉर्मूला बेटा? दिस इज डी बी
इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, दिस इज आई डी एल क्रॉस आर, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो, ठीक है। फिर उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एंगल किसमें पता चलेगा, डायरेक्शन किसमें पता चलेगी, वेक्टर फॉर्म में, और डिवाइड बाई क्या होता है आर क्यूब, और क्या लगाते हो एन के, लिखते हो ना, ठीक है। चलो भाई बताओ बाकी। अब हम क्या करें, डीएल क्रॉस आर के बीच में कितना एंगल, यानी आई डीएल और आर, आई डीएल और आर में कितना एंगल है, क्योंकि जो एंगल होगा वो इन्हीं में होगा जिनमें क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट होता है। तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आई डी एल एंड आर इज 90, यानी कि परपेंडिकुलर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या था बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज आई डी एल साइन थीटा होता है, और थीटा कितना है 90, और डिवाइड बाय क्या आता है आर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, ये वेक्टर, तो आपको इसे वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि वेक्टर से पता चलेगा एंगल किन के बीच में है। तो एंगल आइडियल और आर में चाहिए था, तो आइडियल आर में एंगल साइन थीटा होता है, थीटा कितना हो गया 90 हो गया, अब साइन 90 कितना हो गया 1, तो यहां से जो डीबी आया वो कितना हुआ, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस एलिमेंट के कारण, ओनली इस छोटे से एलिमेंट के कारण, आइडियल एलिमेंट के कारण हमारे पास जो फील्ड आई वो कितनी आई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, और मुझे निकालने कंप्लीट इस लूप के कारण, कंप्लीट इस लूप के कारण, तो इसके कारण यहाँ इतनी आई। ऐसे एलिमेंट छोटा सा और मानेंगे तो उसके कारण भी कहाएगी बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसमें एड, छोटा सा एलिमेंट और मानेंगे तो उसके कारण भी कहाएगी बाहर, क्योंकि सभी करंट कैसे हैं एंटी क्लॉक में, तो सभी के कारण क्या आएगी बाहर, तो इसके कारण ऐड, इसके कारण छोटा छोटा एलिमेंट लेके चलेंगे, और उसी के कारण क्या निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इतने से हम सीधा भी कर सकते हैं, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पूरे वायर के कारण, पूरे एक लूप, ओनली एक ही लूप है बस, एक ही टर्न है इसमें, तो एक टर्न के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसका, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड at center due to a complete loop, एक कंप्लीट लूप के कारण बस। तो आप इसको नोट करें पहले की बात जल्दी से, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डीबी का वो क्या आ जाएगा बी, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ, यानी किसका, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने नहीं है, तो समीशन कर लो, उनको क्या कर दो कलेक्ट कर लो डीएल को, या इंटीग्रेट कह सकते हो, इंटीग्रेट का मतलब वही होता है टोटल करना, समीशन का मतलब क्या होता है टोटल करना, ठीक है। इंटीग्रेशन में लिमिट होती है, यहाँ लिमिट क्या ऐसी जैसे वही बात है सेम, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस यहाँ तक आ गया, तो अब बताओ कितना बढ़ेगा, एक इसकी कंप्लीट जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो ये डीएल 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 ऐसे ऐड करता गया, तो उसको मैं पहले दूंगा समीशन ऑफ डीएल, और वो किसके इक्वल होगा, इसके सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, तो डी एल बन जाएगा 2 पाई आर। अगर एक कंप्लीट लूप हो, बार बार बोलो एक बात में, एक कंप्लीट लूप के लिए 2 पाई आर, तो आर से आर हो गया कैंसिल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। आप काटो पीटो उसको छोटा बड़ा आपकी मर्जी है, नहीं तो आप सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू में म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर काटोगे तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई आर बचेगा, फिर म्यू नॉट की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पाई आना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये कौन सी होगी, नंबर 2। तो एक कंप्लीट लूप के कारण आपको बस इतना इक्वेशन दिया जाए, बस एक लूप है भाई, उस लूप के सेंटर फील्ड निकालो तो ये आएगी, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो लिख देता हूं, इट्स डायरेक्शन लिख तो रखा वहां पे फिर भी
छोटे के लिए लिख देते हैं, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप। हमेशा आपको बताया था जिस प्लेन में करंट होता है ना, उस प्लेन में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उससे परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन ऑफ लूप एंड डायरेक्टेड कैसा, कहां पे है, आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये हो गया यहां तक एक सिंपल लूप के कारण, ठीक है, नोट कर लो इसका भी। और फिर हम चलेंगे कि अगर मान लो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो। अब टर्न्स जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरे के पूरा एक टर्न हो या 2 टर्न हो या 3 टर्न हो, कितने भी टर्न हो सकते हैं, आधा भी टर्न हो सकता है। इसी एक लूप का आधा टर्न भी हो सकता है, इतना वायर भी तो हो सकता है, वैसे इससे भी कम हो सकता है ये, ठीक है। 4-5 टर्न भी हो सकते हैं, 4.5 भी हो सकते हैं, कितने भी टर्न हो सकते हैं। तो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे उसके बात करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो भाई कर लिया इसको। देखो नेक्स्ट इसी के अंदर खत्म नहीं हुआ भी, ये नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स अगर इसमें n टर्न्स हो, अब जो n टर्न्स होंगे तो करंट तो ऐसे चलता जाएगा ना सभी में, तो सभी में ही मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, सब्ट्रैक्ट। अगर सेम डायरेक्शन में ऐड होती है और अपोजिट में होती क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब क्या होगी, सभी के टर्न्स ऐसे होते जाएंगे, सभी में करंट ऐसे फ्लो होता जाएगा। अगर उसमें अपोजिटली वायर जोड़ दिया तो फिर वो घट जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सभी वायर हम ऐसे मानेंगे तो सभी में करंट इसी तरह से होगा। तो इसी तरह से होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उसमें। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। एक लूप के कारण अगर एक लूप है तो ये आया 2 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 और n टर्न्स हो तो मल्टीप्लाई बाय n। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी b, वो आ जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस इज 2 पाई n i एंड डिवाइडेड बाय r। तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एक लूप से, ठीक है। या तो क्लियर हो बात, ठीक है भाई। अब बात ऐसी आती है, अगर मान लो ये तो हो गया n बाई इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5, तो हम रख देंगे, निकाल देंगे पहले। लेकिन अगर ये कंप्लीट लूप ना हो के एक एंगल बना है, जैसे करिए नोट, अगर एक लूप इस ऐसा ना हो के एक लूप बना है, किस तरह से, जैसे इसी का एक लूप बस ओनली इतना दिया हो, ये लूप दिया हो बस कंप्लीट का। मैं इसको मिटा दूं, एक काम कर, इसे बना दो, इसे बना देता हूं। इसका सेंटर ये था तो ओनली इतना लूप है, ना ये आधा है ना ये 1/4 है, कोई भी हिस्सा हो सकता है ये। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर पे ये एंड इधर हो गया, ये एंड। तो ये दोनों जो एंड है इस लूप का कितना एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा एंगल बना है, अल्फा या थीटा कोई भी एंगल बना रहा है, ठीक है। कंप्लीट लूप ये है, कंप्लीट लूप ऐसे है इसमें, लेकिन हम ओनली इस लूप के कारण इसमें करंट आई, इस लूप के कारण निकाल रहा हूं, जो कि एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, और जो उसकी रेडियस है और रेडियस कितनी है आर। तो बताओ इतने लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो अल्फा एंगल इस पॉइंट P पे सबटेंड कर रहे हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर का मतलब दोनों साइड का कितना एंगल यहां बना रहे हैं, वो अल्फा एंगल बना रहे हैं, यानी एक आर्च बना रही है ना। ये एक आर्क होगी ना, आर्च होगी नहीं, तो ये आर्क क्या है बेटा, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो इसका कितना होगा बताओ। तो सिंपल सी बात है, एक टर्न के लिए कितना था हमारे पास 2 पाई आई बाई आर, 2 टर्न के लिए कितना होगा 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई हो गया, n के लिए 2 पाई n हो गया। तो भाई ये जो हमारे पास बना, तो ये 2 पाई n ही तो होगा टोटल,
एक 2 पाई एन ही तो बनेगा, क्योंकि एक के लिए मैं फिर समझाता हूं आपको, फॉर अभी लिखना मैं ओनली समझा रहा हूं आपको, फॉर वन कंप्लीट टर्न, अगर आपको लिखना हो तो साइड में क्या लिखना है इसको, ये समझने के लिए, वन कंप्लीट टर्न के लिए कितना एंगल 2 पाई, 2 कंप्लीट के लिए कितना हो जाएगा 4 पाई, है ना। लेकिन आधा टर्न करने के लिए बताऊं तो हाफ टर्न के लिए कितना होगा, हाफ टर्न के लिए बताओ, हाफ टर्न के लिए पाई हो जाएगा, और भाई सेम ऐसे ही एन टर्न करने के लिए कितना बढ़ जाएगा 2 पाई एन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी के सभी क्या हुआ, ये एंगल ही तो हुआ कि अगर मान लो ये कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट बना देता है देन एंगल इज इक्वल टू 2 पाई। अगर ये 2 लूप बना देता है कंप्लीट, एक फिर एक, तो फिर टोटल एंगल कितना बना 4 पाई बना। लेकिन अगर ये आधा अगर बनाया तो यहाँ पे ये कितना एंगल बना है सेंटर पे, ये पाई, मतलब कितना बना ये पाई। और अगर आधे से भी आधा हुआ, इस तरह से क्वार्टर बना इसका, ये बना इसमें, तो ये एंगल कितना होगा पाई बाई 4। तो ये सभी के सभी एंगल कितने हैं, अल्फा ही तो है। तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई एन। एन की जगह वैल्यू पुट करते चले जाओ। अगर हमारे पास एन कितना है, 1 है तो 2 पाई होगा, एन 2 है तो 4 पाई होगा। एन की वैल्यू अगर कितनी हुई, आधी हुई, आधा टन हुआ, तो एन की जगह आधा पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बना पाई। तो ये पाई क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्फा एंगल। तो टोटल जो एंगल सबटेंडेड होता है किसी भी एक लूप के सेंटर पे, वो कितने एंगल सबटेंडेड होते हैं 2 पाई एन। एन इज जरूरी नहीं इंटीजर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें कैसे क्लियर होगी होगी बात। तो यहाँ पे अल्फा जो हमारे पास है, आप अगर नोट करना चाहें तो आप देख सकते हो, साइड में इसको लिख लेना। एक स्पेशल केस है इसका, एक और इसको स्पेशल केस में लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जरूर नहीं कि आपसे कुछ चीज कि इफ अल्फा, ये डायग्राम बनाओ इसके लिए, if alpha is the angle subtended at the center, तो ये जो अल्फा होगा, ये अल्फा किसके इक्वल 2 पाई एन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई एन की जगह अल्फा पुट कर देंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रॉम थर्ड। तो बी जो आ जाएगा वो कितना बनेगा बेटा, दिस इज म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर, और 2 पाई एन क्या बनेगा अल्फा। तो ऐसा अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए कोई, जरूरी नहीं नीचे वाला मिले, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने एक समझाया आपको कि नीचे वाले लूप अब मैं बनाता तो कंप्लीट बन जाता, ओनली बस इतना हिस्सा है जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो अल्फा पुट कर दोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं बता रहा हूं बार बार क्या चीज, कि यह अल्फा जो होगा ना पाई की टर्म में होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल आ गया, मैं लेके चलता हूं न्यूमेरिकल, आप इसको नोट करें पहले एक बार, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलता हूं साथ साथ, क्योंकि यहाँ गलती हम बहुत बार करते हैं, बहुत बच्चों ने किया भी है यहाँ पे गलती चीज पे, तो कर लिया नोट आपने। तो देखो, जैसे आपको ऐसे ही सेम मिल गया, यही एक लूप मिल गया, और इस लूप का इस सेंटर पे यहाँ एक एंगल बना, कितना एंगल बना 30 डिग्री एंगल बना। ठीक है, और इसमें ऐसे करंट दे दिया, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। ठीक है, आई करंट है, और इसकी रेडियस कितनी, आर रेडियस है, ये रेडियस होगी इसकी सर्कुलर की, और आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। पॉइंट पी पे क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं साथ साथ, तो क्या होगा बताना, सिंपल से सीधा ये इसी लूप के लिए ये फॉर्मूला रहा आपके सामने। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के लिए हमेशा याद रखना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इनटू sin phi1 प्लस sin phi2, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। ए हो तो ए मान, जो मर्जी आप मान सकते हो, वो स्ट्रेट वायर का याद रखना। सर्कुलर के लिए हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको न्यूमेरिकल से निकालने के लिए, ये फॉर्मूला याद रखना आपको बस। अब इस अल्फा की जगह कंप्लीट टर्न हो तो 2 पाई पुट कर दो, अदर टर्न हो तो पाई पुट कर दो, उससे कम हो जो भी हो वो पुट करते चले जाओ।
तो यहाँ देखो एंगल कितना बना रहा है 30। अभी ना तो ये क्या बना रहा है पूरा, ना आधा, ना 1/3, ना 1/4, कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा समझ ऐसे पुट कर सकते हो। तो बी क्या आएगा इसका, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर का आई है तो आई लिखेंगे, रेडियस आर है तो आई लिखेंगे, ए होती है ए लिखते हैं, गिवन होता है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वो पुट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अल्फा कितना है, यहां गलती करते हैं, अल्फा इज यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया तो वो गलत है। डिग्री इज नॉट द एसआई सिस्टम, रेडियन इज एसआई सिस्टम। तो इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में। ये बना लिया होगा आपने, उसके लिए जो स्पेशल केस के लिए था वो। तो बताओ क्या बढ़ेगा बेटा, 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता हो बेटा से कई बच्चों को, फिर भी आपको बता रहा हूं मैं। तो ये कितना बनेगा, पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर। तो यहां 30 डिग्री नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। ये वैल्यू आ गई, काटो पीटो आपकी मर्जी है, भाई पाई से पाई कट गया तो ये, और ये कितना हो गया, तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये बन गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 24 बस। और डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूर, डायरेक्शन मत भूल जाना। तो डायरेक्शन क्या बनेगी, इसके कारण तो होगी नहीं, आपको समझाया था स्ट्रेट वायर के लाइन में अगर कोई पॉइंट पी आया, ये बात कल भी समझाई थी, फिर से बता रहा हूं, वायर स्ट्रेट वायर के लाइन में अगर कोई पॉइंट है, ये डायग्राम आपको कल बनाया था ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसके कारण कोई फील्ड नहीं आएगा, इसके कारण कोई फील्ड नहीं आएगा, तो फील्ड ओनली किसके कारण आएगा, इस आर्च के कारण फील्ड आएगा। तो इसके कारण कैसे आया, ये सर्कुलर हो गया, अंगूठा का है बाहर, तो बाहर का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या आएगी, आउटवर्ड। लिख दोगे डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लॉक होती थी क्या आ जाती, इनवर्ड। ठीक है, तो इसमें काम आएगा ये अल्फा। अब ऐसे फॉर एग्जांपल आप कितने भी ले सकते हो, 60, 2 3 टर्न, 5 टर्न, 20 टर्न, कितने भी टर्न हो सकते हैं, ये आपको एक एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया। क्लियर। तो ये हो गया किसका बेटा, सर्कुलर का। साथ साथ इसमें सर्कुलर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, साथ साथ एक बार एग्जाम में इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना भी आता है, तो हम वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे एक सर्कुलर लूप के लिए। बेटा दे भाई, चलो देखो magnetic field line for a magnetic field lines for a किसके लिए बेटा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करोगे वो देखो बेटा। तो हमको भी एक सर्कुलर लूप बना देते हैं। अब लूप एक ऐसा बना जिससे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हो सके, तो हमने एक लूप बना लिया, जैसे एक्स जेड प्लेन में बना लिया, हमने ये लूप ले लिया, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है इससे। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्स दिस, जेड ये, तो ये लूप ऐसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो उसमें हमारे जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स, ये कर्लिंग फिंगर्स क्या हो गया, करंट हो गया, और अंगूठा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कहां जा रहा है, बिल्कुल अपवर्ड, नॉट आउटवर्ड, अपवर्ड, क्योंकि एक्स जेड का करंट एक्स जेड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स जेड में नहीं होगी, वो किस में होगी बेटा, वाई में। एट द सेंटर की बात कर रहा हूं, और यानी सेंटर पे, तो सेंटर पे क्या आएगा, अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या आएगी, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें मैं इंक कम है इसमें, तो एक बार इसमें इंक डाल देता हूं, आप इसमें एक बार देखो। तो बेटा देखो, एक सर्कुलर लूप हो गया, सर्कुलर लूप में करंट हो गया, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे बिल्कुल अपवर्ड। ठीक है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड। क्लियर। भाई थोड़ी बहुत टेढ़ी चली जाए तो बना लेना, तुम्हारे पास स्केल है, बस कैसे ही बना सकता है। क्लियर। ठीक है, उसके बाद जब एंड की तरफ जाओगे, एंड पे जाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मैंने बताया सेंटर पे ओनली स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होती है,
इसके अलावा जैसे जैसे एंड की तरफ जाएंगे तो ये कर्व यानी कि मुड़ती चली जाएगी, जैसे ये इधर से ये लाइन, ठीक है। और आगे जाओगे और कर्व होती जाएगी ये, और आगे जाओगे और कर्व होती जाएगी ये, एंड पे जाओगे तो कंप्लीट सर्कुलर बन जाएगी, कंप्लीट सर्कुलर, एक सर्कुलर लूप। अब आप देखो यहाँ पे एक नई बात सामने आएगी, देखना ध्यान से, अगर किसी ने नोट की हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंप्लीट सर्कुलर लूप बनाती है। उसके एंड पे बिल्कुल कंप्लीट सर्कुलर बनेंगी, सेंटर पे स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होगी, अपोजिट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। कैसे देखो ना, गैप देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, तो सभी की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप देखो, क्या है, अलग अलग है। तो जब गैप अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों के बीच में सेपरेशन अलग होगी, तो फील्ड एक जैसी कैसे होगी, यूनिफॉर्म फील्ड कैसे होगी, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। तो दोनों लूप यहाँ पे, ये एक करंट लूप था बस ओनली, इस करंट लूप के कारण ये बाकी जो हमारे पास है ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो सेंटर पे स्ट्रेट एंड अपवर्ड, और एंड पे क्या होंगे, सारी की सारी सर्कुलर फॉर्म में। तो यहाँ एंड पे कैसा बनेगा, एंटी क्लॉक, यहाँ कैसा बनेगा, क्लॉक। अब यहाँ पे एक पोलरिटी बनती है, पोलरिटी, पोल, क्योंकि करंट कैरिंग लूप आगे टॉपिक आएगा कि करंट कैरिंग लूप एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। चलो आप एट परसेंट बस इतना रखो, इतना बना लो, बस वो बात की बात करते हैं, ठीक है। इतना डायग्राम बना लें 100% आप सर्कुलर लूप के लिए, तो बना लो इसको जल्दी से आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a current carrying circular loop, circular loop। अब तो कहां निकालना उस लूप के सेंटर पे, अब कहां निकालेंगे उसके एक्सिस पे। अब आपको एक्सिस का पता होगा, मैं थोड़ा सा फिर से एक एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। अगर मान लो हमने एक लूप ये ले लिया, तो ये लूप कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन है, तो इसका एक्सिस, एक्सिस हमेशा क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस होगा बाहर, तो वो एक्सिस हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो या तो आप कौन सा लूप लो, ये लूप लो, या फिर आप कौन सा लो, ये लूप लो। ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, तो एक्स जेड प्लेन का एक्सिस कौन सा हो जाएगा, वाई में हो जाएगा। ये कौन सा प्लेन होता है, वाई जेड प्लेन होता है। ये बातें ध्यान रखो, मैं आपको समझा चुका हूं कई बार वैसे आपको मैं, एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन होता है, इसका एक्सिस ये बनेगा। ये वाई जेड प्लेन होता है, दिस इज वाई जेड प्लेन, या ये वाई जेड प्लेन, तो इसका एक्सिस या तो एक्स में होगा या फिर वाई में होगा, तो ये एक्सिस हो जाएगा। तो या तो आप ये लूप लो या फिर ये लूप लो, जिसको हम बना सकें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकें, इसके नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये लूप भी नहीं बनाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी तो नहीं बनाया था मैंने। कौन सा बनाया था, ये बनाया था। तो आप या तो ये बना सकते हो या ये बना सकते हो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करना हो, ठीक है। तो हम एक लूप ड्रॉ करते हैं, एक लूप बनाते हैं, मान लेते हैं हम एक लूप वाईजेड प्लेन का ले लेते हैं, ये एक वाईजेड प्लेन है, ठीक है। इस वाईजेड प्लेन में ये करंट है आई, ये इसका हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर इसका, और नाम दे देते हैं ए, मान लेते हैं इसकी रेडियस, ठीक है भाई, ए मान लेते हैं इसकी रेडियस। चलो आगे नेक्स्ट। अब भाई क्या करें, अब सबसे पहले इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, वो एलिमेंट मालूम मैंने ये ले लिया, ये एक एलिमेंट ले लिया इनपे, और इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो इसका क्या होगी, टेंजेंट, तो दिस इज आई डी एन, दिस इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। अब इसके कारण इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस इसका इधर भी हो सकता है,
एक्सिस ये भी हो सकता है, तो फील्ड हम इधर भी निकाल सकते हैं, फील्ड हम इधर निकाल सकते हैं। अब करंट क्या है, करंट पे डिपेंड करेगा कि फील्ड राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा। ठीक है, तो आप देखो डायरेक्शन से एक बार, तो डायरेक्शन बढ़ाओ सबसे पहले। तो उसमें क्या है बेटा, ये लूप यानी इनसाइड वाला लूप है, तो अंदर की साइड है कैसे एंटी क्लॉक है, तो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ही है, इधर से अंदर और यहां से बाहर, तो यहां से अंदर और यहां से बाहर, तो अंगूठा कहां है, इधर है, क्योंकि जो ये हो गया कर्लिंग फिंगर्स किसको दिखाएंगे, करंट को, और अंगूठा किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। कहां से, सेंटर से, तो कहां जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट साइड, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट होगा, ना कि लेफ्ट होगा, वो इस साइड होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां निकालना होगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, हम उसको क्लॉक लेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां इस पॉइंट P पे, जो कि इस सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या मानी मैंने, x मानी। क्लियर, और वही बात है सेम, इस करंट एलिमेंट से P जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां से डिस्टेंस, अब बताओ क्या मानते हो, ये डिस्टेंस हमेशा हम r मानते हैं, है ना बेटा, r मानते हैं, और r की वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूं, ये एंगल होगा, ये एंगल मान लो मैंने थीटा मान लिया, तो ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से a और x दे रखा है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो आइडियल करंट एलिमेंट में और r में कितना एंगल है, कौन था, वही बायोट-सावर्ट लॉ जो हमारे पास इक्वेशन थी, फ्रॉम क्या बेटा, dB वेक्टर फॉर्म में क्या था बेटा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या, दिस इज IDL क्रॉस R एंड डिवाइड बाई R क्यूब इनटू क्या था, n कैप, ये लिखा था ना मैंने। ठीक है, बताओ भाई क्या किया जाए, अब आप इसमें डीएल में आर में एंगल बताओगे, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, वैसे पर आप, और फिर इसकी डायरेक्शन देखना किधर आती है, ये समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। तो देखो इसमें जो लूप है ना, इसमें जो लूप है ये लूप ऐसे है, मैं इसको ऐसे बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लूप है ये XZ ना YZ प्लेन में है, तो YZ प्लेन कैसे होता है आपको दिखेगा नहीं, तो मैं उसको मानता है ऐसे लूप है, ये लूप है, ये लूप आपको दिख रहा है, ये लूप है, इस लूप का कहीं भी एक छोटा सा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, इस यहां मान लो देखो, इस लूप में ये सर्कुलर लूप है, इस लूप का छोटा सा एक एलिमेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, इधर ऐसे। ठीक है, ये हमारा करंट एलिमेंट हो गया डीएल इधर। अब डीएल ये है, आप बताओ आर कहां है इसका, ये आर है कहां, ये आर लाइन या तो नीचे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। अब बताओ इस लाइन का इस आर के साथ कितना एंगल है, यानी कि मान लो ये तो हुआ है क्या हो गया डीएल, और ये हमारे पास क्या है आर, तो ये आर ऐसे घुमा दे, ऐसे घुमा दे, कैसे भी घुमा दे, तो आप देखो इसमें और इसमें कितना एंगल बन रहा है। तो हमारी बात क्या समझा आपको मैं, कि यहाँ पे ये हो गया डीएल और ये हो गया हमारा आर, तो इसमें ये एंगल कितना बन रहा है 90। अगर ये ऐसे भी हो जाएगा तो भी कितना होगा 90, अगर यार ऊपर भी हो जाएगा तो भी कितना आएगा 90। तो इसका मतलब ये डीएल हो गया, डीएल के साथ ये आर है, डीएल में और आर में कितना एंगल होगा, आर को चाहे कितना भी कहीं भी रोटेट आप कर सकते हो, हमेशा इसमें और डीएल में और आर में यानी आईडीएल में और आर में कितना एंगल बनेगा 90। क्लियर, समझाई बात अच्छे से कि भाई ये हमारे लूप था, उस लूप का छोटा सा एक एलिमेंट माना, एलिमेंट को मैंने ये मान लिया, और भाई ये हमारे पास क्या है आर, तो ये आर हो गया, तो डीएल में और आर में हमेशा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो पहले हम इसको करते हैं पूरा, फिर आगे चलते हैं। तो भाई क्या बनेगा आगे, ये आ जाएगा दिस इज डी बी इज इक्वल टू, हम उसको और क्या लिख रहा हूं, और लिखता और इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आई डी एल साइन 90 एंड डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बेटा, आगे सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट, अब इसमें साइन 90 कितना होगा 1 हो जाएगा, तो डी बी कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
IDL एंड डिवाइड बाय क्या हो गया आर स्क्वायर। आर ये हम बाद में पुट करेंगे आर की वैल्यू, अभी रहने दो उसको ऐसे जैसे। इक्वेशन नंबर आ गई ये। अब बात ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आईडीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट, आईडीएल और आर लिख देना यहाँ पे, आईडीएल आर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां बात लिख दियो। इसके जस्ट बाद फिर एंगल 90, ठीक है, एंड ये लाइन लिखने के बाद लिख लेना एंगल बिटवीन थीटा, नहीं थीटा ये नहीं है, थीटा 90 नहीं, यहाँ पे एंगल कोई भी इस आईडीएल में आर में जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, एंगल बिटवीन जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था, बिटवीन आईडीएल एंड आर इज 90। उसके बाद में ये देखना फिर ये आ जाएगा, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है, एन कैप, जो कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताएगा। तो इसका और इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, आई का जे से करोगे तो आई क्रॉस जे क्या आता है के, कल भी समझाया था, बहुत पहले भी समझा चुका हूं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इस प्लेन का परपेंडिकुलर आता है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन, तो आईडीएल और आर का परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट भी यहां रख देता हूं मैं, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया बेटा। तो दिस इज डीबी, ये आएगा डीबी, क्लियर बेटा। तो ये आ जाएगा डीबी। अगर डायरेक्शन दिखाना चाहो तो इसमें वेक्टर लगा दो, कोई बात नहीं, नहीं भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये आएगा जो कि यहां से एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल और आर के प्लेन दोनों से क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो डीबी इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा डीबी। देख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग क्या क्या, आई डी एल एंड आर, ठीक है। वेक्टर लगाओ तो वेक्टर लगा दो, नहीं लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब रिजल्टेंट जो फील्ड आएगी वो किधर आएगी, अब इसको करोगे रिजोल्यूशन। हमें किसके अलाउंग चाहिए, एक्सिस के अलाउंग, क्या आएगा नहीं आएगा वो सोल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इतना मैथ आपको आता है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ठीक है। डीबी अगर ये है, एक ही साइड कर लेते हैं, दूसरी साइड का छोड़ो। डीबी अगर ये है तो एंगल के साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा। तो ये आ जाएगा डीबी कोस थीटा, और इस डीबी कोस थीटा से परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, डीबी साइन थीटा। अब क्या हमारा रिजल्टेंट डीबी साइन थीटा के अलोंग आएगा, अगर आएगा तो एक्सिस पे निकलेगा, अगर ये नहीं आया तो एक्सिस पे निकलेगा नहीं, तो भाई कोई बात नहीं। अब क्या करें, छोटा सा एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के कारण फील्ड इधर आया, इसमें एक कंपोनेंट डीबी कोस थीटा इधर बना, डीबी साइन थीटा इधर बना, यानी एक्सिस के अलोंग भी आया और एक्सिस से परपेंडिकुलर भी आया, दोनों आए अगर एक एलिमेंट लेते हैं तो। लेकिन अगर मैं इसका एक इक्वल अपोजिट कंपोनेंट भी ले लूं, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉपिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग, एक रिंग के एक्सिस के ऊपर हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सेम कॉन्सेप्ट लेना है। तो ये हमारे पास लूप था, उसका इस एलिमेंट के कारण फील्ड आया, ये भी और ये भी, तो उसका एक अपोजिट कंपोनेंट और ले लें। अगर टेकिंग अपोजिट कंपोनेंट दिस, यहां ले लेते हैं, बनाना मत, समझाना बस मैं, ये एक अपोजिट कंपोनेंट ले लेंगे, नीचे एक, नीचे बना के समझा देता हूं आपको मैं। ये एक अपोजिट एलिमेंट ले लिया मैंने, इसके कारण तो क्या होगा बेटा, इसके कारण तो यानी ये एलिमेंट लिया हमने, तो इस एलिमेंट के कारण तो यहां पे ये डीबी बना, ये डीबी कोस थीटा बना, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज डीबी साइन थीटा, ये बना इस एलिमेंट के कारण। अब मैं कह रहा हूं एलिमेंट ले लेता हूं, ये इसकी रेडियस थी बेटा ए, मैं एलिमेंट ये ले लेता हूं, ये एलिमेंट एरिया। तो इस एलिमेंट के कारण फिर वही सेम बात
कि यहां से लेकर ये डिस्टेंस आर है, तो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो ये भी आर ही होगी, पता है तो बात तुम्हें आर होगी। अब ये डीएल हो गया, आई डीएल, और ये आर हो गया, इन दोनों में एंगल कितना होगा, 90 होगा। सेम एंगल ये भी थीटा ही बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी, इससे परपेंडिकुलर ये आ जाएगी आई sin 90 डिग्री का, जो कि इसमें 90 डिग्री थी ना डिग्री में, इसमें वैसे ये भी आएगी डिग्री। फिर यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल दोगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री कोस थीटा। डिग्री कोस थीटा ये, डिग्री sin थीटा इधर होगा। तो बताओ क्या होगा, जब आर भी वही है, एलिमेंट भी उतना ही है, सब डिस्टेंस उतनी है, तो ये डीबी और ये डीबी भी सेम होगी, ये डीबी कोस थीटा, ये डीबी कोस थीटा भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। अगर सेम है तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो होते हैं ऐड, और ये दोनों आपस में कैसे अपोजिट, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट, यानी हमारे पास जो वर्टिकल जो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर नहीं वर्टिकल जो कंपोनेंट है डीबी कोस थीटा, वो तो हो गया कैंसिल, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा, वो क्या हो गया एडिड। ऐसे क्या मान सकते हो, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट यहां मानो, इसके कारण फील्ड आएगा वैसे ऊपर, लेकिन थोड़ा सा कहां चले जाएगा, या तो इधर या फिर इधर। ऐसे यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे, उसके कारण फील्ड कहाँ आएगी, या तो इधर आएगी तो इधर आ जाएगी। तो उसका एलिमेंट इसका एलिमेंट से वर्टिकल कंपोनेंट उसके भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एडेड। इसका मतलब क्या होगा, टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट, जब इक्वल और अपोजिट कंपोनेंट लेते हैं तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट तो हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के कैंसिल, और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, एडेड। अगर आपको इसमें रफली इक्वेशन डायग्राम बनाना है आपको तो बना सकते हो, नहीं तो आपको ये डायग्राम एक सफिशिएंट है। आपको समझना है बाद में कैसे क्या आया, बाद में अगर दिक्कत आई कि कैसे क्या हमने कर दिया, तो आप उसको बना सकते हैं रफली, उसके साइड में पेपर में मत करना, इसको बना सकते हो आप उसको, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, बनाओ जल्दी से बस बेटा, रॉकेट बेटा, इतनी जगह है, हो गया। चलो अब बताओ, तो इसमें थ्योरेटिकली देते हैं हम, टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट एलिमेंट, करंट एलिमेंट बाय टेकिंग कर देना, बाय टेकिंग इक्वल एंड अपोजिट करंट एलिमेंट, vertical component of magnetic field, vertical component of magnetic field are cancel from each other and horizontal magnetic field component are added। अब एडिड होंगे तो रिजल्टेंट फील्ड ये तो कैंसिल हो जाएंगे सारे वर्टिकल, तो यही तो आई और यही उसका क्या है, एक्सिस, तो एक्सिस के लोग आएगी नहीं आई फील्ड, आगे ना, तो ये इसके अंदर हम लिख देंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके एडिड हो जाएंगे। लिख दो थ्योरेटिकल इसमें, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लूप कितना आ जाएगा, बी, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या करोगे इसको, टेकिंग 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 सभी का क्या समीशन, सम कर दो उसका, तो भाई सेम बात म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा दूसरी बात, समीशन किसका, कंपोनेंट पूरा लिखेंगे ना, टोटल जो हमारे पास बी आ जाएगा वो क्या आएगा, दिस इज समीशन ऑफ किन का बेटा, किन का एडिशन करेंगे हम, डीपी साइन थीटा, एक का डीबी साइन थीटा, दूसरे का डीबी साइन थीटा, तीसरे का, सभी एलिमेंट का डीबी साइन थीटा एडिड होंगे
डीबी कोस थीटा से क्या होगी कैंसिल। तो डीबी साइन थीटा का अगर अलजेब्रिक सम हम कर देंगे, सीधा जोड़ते हम चले जाएंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट और साइन थीटा की वैल्यू, साइन क्या होता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू पुट कर दे बस। ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, तो डीबी हमारे पास क्या आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसमें समेशन किसका होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई बाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो कलेक्ट क्या होगा डीएल ही तो कनेक्ट होगा ओनली। ठीक है, और साथ साथ साइन थीटा को बाहर कर देता हूं। तो यहां जो समेशन होगा वो ओनली किसका होगा डीएल। डीएल ऐड करते चले जाओगे तो एक लूप का कितना बना था 2 पाई आर, इसका क्या होगा 2 पाई ए, रेडियस ए है ना, तो 2 पाई ए। तो ये आ जाएगा बेटा b इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज a डिवाइड बाय r। ठीक है, और समेशन करते लाओगे तो dl का कितना हो जाएगा 2 पाई a रेडियस है, याद रखना इस बात को। तो क्या बना ऊपर, ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नोट 2 पाई आई a स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4 पाई और इंटू आ गया r क्यूब। r की वैल्यू पुट कर दो, r कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2 और कितना है 3, तो कितना बढ़ जाएगा 3/2। तो ये बढ़ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो एक लूप के कारण ये फील्ड आएगा, सेकंड थर्ड जो भी है। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप, मैं ले लेता हूं ए लूप के कारण, बस एक ही लूप है बस, तो एक लूप के कारण ये आ गया। फिर वही बात आ जाती है, जरूर में एक लूप हो, जो मोटर के कॉइल्स वगैरह ये आपको जो समझाया जा रहा है आप सोचोगे क्या काम आता है, पंखा मोटर, पंखे की जो मोटर है, कूलर की मोटर, किसी की मोटर, सभी के अंदर कॉइल से ही तो क्या बनती है, जो मोटर बनती है। एक टर्न थोड़ा होता है बाहर का, उसमें तो नंबर ऑफ टर्न, बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं। तो सारे के सारे कूलर की मोटर है, किसी की भी, ये सारे जो इफेक्ट किस पे काम करते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं सब कुछ। ये जितने भी जो घूम रहा है पंखा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो अकेले करंट के कारण नहीं घूम रहा, करंट का रोल है, करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण घूम रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा टर्न्स किए जाते हैं। तो उसमें एक लूप तो हमने समझा था, एक लूप के कारण ऐसे आएगा उसके एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके एक्सिस पे, तो n टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n। तो ये तो हो गया एक का। अब कर देंगे इसमें 4 n टर्न्स के लिए b आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर n i, कैसे भी दबाएंगे पीछे क्या फर्क पड़ता है उस चीज को, एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये आगे केस नंबर। ठीक है बेटा, नोट करते जाओ। चलो उसके बाद इसमें एक स्पेशल केस लगा देते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या, पहले तो कि अगर ये x डिस्टेंस बहुत दूर हो, बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू उसकी रेडियस के, यानी लूप की साइज रेडियस कम हो और उसका एक्सिस जहां में निकाल रहा मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत दूर हो। इफ x is greater than 8, तो देन x स्क्वायर तो उससे भी ज्यादा आ जाएगा, सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ऐसे तो कह सकते हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मान लेंगे, कुछ भी कह सकते हो, बात देखिए। तो सो
एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के। तो ये क्या बन जाएगा बी, b is equal to mu naught divided by 4 pi, this is 2 pi a square, यहाँ हटा मत दियो, इसको हटा दो ना, n I इस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह लिखोगे x स्क्वायर, और x स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब एक बात और, पाई और a स्क्वायर क्या बन जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, तो उसको मैं एरिया कह सकता हूं ना। तो b इज इक्वल टू, उसको और भी आगे अगर थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 क्या बन जाएगा बेटा पाई स्क्वायर, उसका एरिया a n i, और डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा x क्यूब, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और आगे बढ़ाएं, एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी आया हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है छोटी सी क्वांटिटी, आएगा टॉपिक बाद में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इस फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। बट एन आई ए नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया, इनका प्रोडक्ट m होता है। m का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो आपने पढ़ा होगा, याद है ना, कि दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन और किससे, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से प्रोडक्ट क्या इनटू 2a, क्या था मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दो होंगे, एक तो वैसा ही होगा जो मानते क्या इनटू 2a, एक ऐसा ही ये भी आएगा, एक करंट के कारण एक मैग्नेट के कारण, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से इफेक्ट पड़ते हैं। स्टार्टिंग जब चैप्टर आया था उस टाइम बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण भी आता है, मैग्नेट के कारण भी आता है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट बना वो किसके कारण बना, करंट के कारण बना, और एक डाइपोल मूवमेंट किसके कारण बनेगा, मैग्नेट के कारण बनेगा। तो दो डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली एक पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में दो पढ़ेंगे। तो एन आई ए की जगह एम पुट कर दो, एम, तो क्या पड़ेगा, डायग्राम मिटाना हटाना, तो क्या आएगा बेटा, बी जो आएगा ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सारा बनेगा m, तो दिस इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाई x क्यूब। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला आया था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल सो दैट दिस, ये होगी। तो हम यहां तक उसको करना पड़ेगा सारे केसेस लगा के, नहीं तो हमारा फॉर्मूला यहां तक आ चुका था, हम उसको करके छोड़ सकते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन तो ये आएगा तो उसके हमें स्पेशल केस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद इसका ग्राफिकल वेरिएशन, एक केस हो गया, दो केस लेना, एक केस हो गया ये फर्स्ट केस, सेकेंड x ग्रेटर देन a हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 0 हो जाए तो x इक्वल टू 0 होगा तो डायग्राम में देखना सेंटर आ जाएगा उसका, सेंटर, तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो b क्या आएगा, जो हमने सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सेकंड जो एप्लीकेशन थी वही बन जाएगी। चेक करके आपका वेरीफाई करना है कि क्या हमने एक्सिस का सही किया है कि गलत किया है, तो आप कर सकते हो इससे वेरीफाई। देखो ध्यान से, x को 0 कर दें तो म्यू बाई 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर n i, x को 0 किया तो a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा a क्यूब, a स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारे पास b जो आया वो कितना आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n i एंड डिवाइड बाई a। ध्यान से देख लो साहब, बस इतना फर्क है, वह r था यहाँ a है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आया तो यही तो आया जो एक सेंटर पे होता था। तो ये हम करके देख सकते हैं कि हम जो एक्सिस का निकाला था वो सही था या गलत था। x को 0 पुट करके देख लो, सेंटर पे फील्ड वही आना चाहिए जो उसके सेकंड एप्लीकेशन से निकाला था, वही से आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये हो गया भाई। लास्ट इसमें ग्राफ और बनाना है, ग्राफ और बनाओ, ड्रॉ करो बेटा। तो ग्राफ क्या आएगा वो देखो, मिटा दो उसको मैं, तो उसका जो ग्राफिकल जो वेरिएशन बनेगा वो किस तरह से बनेगा देखो।
ग्राफिकल वेरिएशन। तो उसका एक्सेस तो दोनों साइड में होता है ना, बता रहा हूं इसमें। और मैक्सिमम जो फील्ड होती है वो सेंटर पे ही होती है। मैक्सिमम जो फील्ड बढ़ेगी, आप चेक कैलकुलेट करके देखना ना, सबसे ज्यादा सेंटर पे ही होती है। तो एक्सिस दोनों साइड में होगा, ये इसका सेंटर मान लेता हूं, जहां एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। ये सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इधर है एक्स। इधर भी ये नेगेटिव एक्स मान सकते हो, तो एक्स से वही वैल्यू, ठीक है। ये एक्स वेरी करेगा, मैं ये कर देता हूं, ये एक्स वेरी करते हैं इससे। ये एक्सिस का इधर जो हमारा लूप का राइट साइड, राइट पार्ट, और ये लेफ्ट पार्ट, ये इस तरह से वेरी करेगा बेटा। कहां हमारे पास सेंटर पे मैक्सिमम, और एंड पे जाओगे तो वो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये वेरिएशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, किसके साथ, सेपरेशन के साथ, एक्स के साथ। यानी आगे बढ़ते जाओगे फील्ड कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो ये एप्लीकेशंस थे बेटा, 3 एप्लीकेशन, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर, सर्कुलर के सेंटर और उसके एक्सिस के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, जिसमें स्ट्रेट वायर भी आएगा, जिसमें सर्कुलर पोर्शन भी आएगा, जिसमें उसका एक्सिस भी आएगा। ये सभी का कंबाइंड हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो लेक्चर का वेट करें, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उसके अंदर निकालेंगे हम, जो आपके आईआईटी में नीट एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो न्यूमेरिकल तब निकलेंगे जब ये पता चलेगा हमने ये डेरिवेशन कैसे निकाला था, थ्योरेटिकल पार्ट कैसे निकाला था, ठीक है। तो आप इनको सबको अच्छे से करना। बाय बेटा, गुड नाइट, थैंक यू।